नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है कि देश भर में, दुनिया भर में कोरोना वायरस का एक बड़ा संकट है। लॉकडाउन में है, सब लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे। हमारी भी कोशिश है कि जाहिर है जाना आना मुश्किल है, तो स्काइप के जरिए हम मुख्तलिफ लोगों की राय आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देश विदेश से आपने अब तक बहुत से ऐसे इंटरव्यूज, ऐसी चीजें सुन चुके हैं, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, हमारी ये कोशिश है। आज हमारे खास मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन मीम अफजल साहब, जो मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं और कई मुल्कों में एम्बेसडर के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। मीम अफजल साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि जो इस वक्त कोरोना वायरस की महामारी के वक्त, जबकि तमाम मजाहिब के लोग, तमाम इंसानों को इंसानियत की बुनियाद पर एक साथ नजर आना चाहिए था, और मैं समझता हूं ग्राउंड पर आज भी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अपने पड़ोस में बगैर मजहब का फर्क किए, बगैर किसी फिरके का फर्क किए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यही इंसानियत है। ऐसे वक्त में गोदी मीडिया ने जिस तरह से माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की है, और शायद उन्हें यह एहसास है कि हुकूमत उनके साथ है तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप इसको, चूंकि आप पत्रकार भी हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि आज जब सारी दुनिया एक होकर के कोरोना वायरस से लड़ रही है, तो भारत को भी एक होकर के कोरोना वायरस से लड़ने की जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती से एक वाक़े को लेकर के जो तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर पिछले 10-12 दिन से जिस तरह मीडिया के ऊपर एक तबके खास को निशाना बनाया जा रहा है, वो बहुत ही अफसोसनाक है। और मैंने इसके बारे में लिखा भी है कि ये कोरोना वायरस को अब तक तो लोग एक आपदा मानते थे, एक वबा मानते थे, एक बीमारी थी जो फैली पूरे दुनिया में और जो जान को लोगों की खतरा बना हुआ है। उसको पहली बार भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम कर दिया है, बल्कि कहना चाहिए कि कोरोना को मुसलमान कर दिया। ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैं ये मानता हूँ कि इसकी शुरुआत जो हुई है वो करून का उस तबलीगी जमात के उस जलसे से हुई या उस कांग्रीगेशन से हुई जो निजामुद्दीन में हुआ था, और उस जो लोग फंस गए थे वो नहीं जा पाए, और इत्तला देने के बावजूद, पुलिस के बावजूद वो जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल इंटेलिजेंस, वो थाना जो बिल्कुल तबलीगी जमात के बराबर में पिछले 50-60 साल से चल रहा है, और पुलिस का रोल, जिसे यकीनन सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल कहना चाहिए, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। और इसको एक तरह से पहली बार हमने देखा कि भारत के अंदर कोरोना जो है वो उसको कलमा पढ़वा दिया गया, या उसको मुसलमान बना दिया गया, और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है उस मीडिया के जरिए जिसका आपने जिक्र किया, कि जैसे इस मुल्क में कोरोना की असल जिम्मेदारी उन्हीं पर है, और यही लोग कोरोना को लेकर के आए हैं और यही उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमने या हमारे जो अकाबिर हैं जमात से जुड़े हुए, उन्होंने एक मौका दिया ऐसे लोगों को, बहाना उनको मिल गया, इसके जरिए वो एक नफरत का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने इख्तिदार इसी बुनियाद पर हासिल किया है, और वो इख्तिदार को जारी रखने के लिए इस समाज को, इस मुल्क के लोगों को बांटने की कोशिश में मुसलसल है। और आज इस महामारी में जब प्रधानमंत्री खुद
अपीलें कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है उससे सबको मिलकर लड़ना है। एक तबका ऐसा भी है, खासतौर पर जिसको मीडिया के एक हिस्से की सपोर्ट है, वो इस तबके से इस महामारी से लड़ने की बजाय एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ इशारा करके ये कह रहा है कि इसके लिए आप जिम्मेदार हो, और पूरे देश को मैसेज देने की कोशिश। माफ कीजिएगा, आपने कहा कि जमीन पर बहुत अच्छे हालात हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। जमीन पर इतनी नफरत पिछले 10-20 सालों के अंदर कभी नहीं फैली जितनी इस वक्त फैलाई गई है, और उसके नतीजे में बाकायदा बाइकआउट करना, सबसे से ताल्लुक रखने वाले सब्जी फरोशों को मोहल्लों में ना आने देना, उनके आने जाने तक पर पाबंदी का एहसास, ये सब अपने आप में ये बताता है कि माहौल वैसा नहीं है जैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं। दिल से चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, लेकिन कम से कम जबान से तो वो चाहते हैं। और जुड़े हुए लोग, उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग इस प्रोपेगेंडा मुहिम में सबसे आगे हैं। सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी का जो कहना चाहिए कि सोशल मीडिया का इनका जो आईटी सेल है, उस खराब रूप अदा किया है। मेरा ख्याल है उससे ज्यादा किसी ने अदा नहीं। और उसके बाद तो फिर आप देख ही रहे हैं किस तरह की वीडियोज आ रही हैं। मेरा ये मानना है कि हमारी और करुणा टू मुस्लिम में देखें, करुणा को जब तक हम एक महामारी के तौर पर मिलकर के नहीं लड़ेंगे, इसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा, और इससे पूरे देश को नुकसान पहुंचेगा, और हिंदू मुसलमान सिख में कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ये मर्ज ना किसी का कर आता, ना किसी देख के आता है, ना रीजन देख के आता है, न ही किसी की रंग रूप जात पात देख कर आता है। ये तो हमला किसी पर भी कर सकता है। इसके मिलकर लड़ने की जरूरत है काजमी साहब, लेकिन तो कि इतना क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, इसका बड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, बहुत लोग तनकीद कर रहे हैं इस पर। उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि कुछ मीडिया चैनल्स का ये हाल है कि शाम होते ही वो अपनी दुकान सजा लेते हैं, अपना दरबार सजा लेते हैं, वही मुंसिफ होते हैं, वही वकील वो बन जाते हैं, वही हाथ सुना, और घंटा आधे घंटे की बहस के अंदर वो हर कुछ सब चीजें फाइनल करके अपने ऑर्डर्स जारी कर देते हैं आराम से। ये अच्छा ऐसी शर्मनाक का कोई कंट्रोल नहीं नजर आ रहा है। मैं अच्छा इसके इस बारे में आज बात करूंगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जो कोशिश नहीं हो रही है। जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस नफरत के माहौल को कम करने के लिए जो नुकसान समाज में पहुंचा है उसको कम करने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऐसी स्ट्रेटेजी, या जहां जहां कांग्रेस की हुकूमतें हैं वहां कोई चीज ऐसी की जा रही है ताकि इस नफरत में कोई कमी की जा सके, या कोई कानूनी या कोई और तरीका अपनाया है कांग्रेस ने इसको बेहतर करने के लिए? देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टी अगर अदालत के जरिए जाएगी तो जाहिर है कि इल्जाम लगेगा हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप भी जानते हैं इस बात को। कल राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 1 घंटे की, पूरे मुल्क ने देखी, और तकरीबन तमाम चैनल्स ने ही उसको दिखाया। उन्होंने इस पूरे पीरियड में जिस बुर्दबारी का सबूत दिया है, वो अपने आप में एक जिंदा मिसाल है इस बात की कांग्रेस किस तरह सोचती है। आपको याद होगा, राहुल गांधी वो पहले देश के पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने 12 फरवरी को ये कह दिया था कि कोरोना जो है वो एक बहुत खतरनाक बीमारी है, और ये हमारे देश पर के लिए बहुत खतरनाक वक्त आ रहा है, और इससे सतर्क होकर के सरकार को अभी से इकदाम करने चाहिए। लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया, और सरकार ने कोई तवज्जो नहीं की। आपने देखा कि उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार गिराने की कोशिशें हो रही थी, तो इधर कोई तवज्जो नहीं दी गई। आपने देखा कि किस तरह से
दूसरे दुनिया जहान के काम होते रहे, पार्लियामेंट का सेशन चलता रहा नहीं बल्कि चलाया गया जबरदस्ती, ताकि मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो किसी तरह कायम कर ली जाए। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने ऐलान किया लॉकडाउन का। अगर आप उन तारीखों का मुआयना करें तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि सरकार करुणा की तरफ गौर करने की बजाय एक स्टेट में अपनी सरकार बनाने पर गौर कर रही है, और उसे किसी के मशवरे को कोई अहमियत देने की जरूरत ही नहीं वो समझ रही थी। उसके बाद राहुल गांधी जी ने 17 मार्च को पार्लियामेंट जब चल रही थी तो पार्लियामेंट से निकलकर बाहर पार्लियामेंट के गेट के ऊपर एक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक बात कही थी, तो मैं दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि ये जो कोरोना की जो जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है मुल्क के अंदर, ये एक तरह की सुनामी है। ये पहले पानी उतरता है और उसके बाद जब पानी चढ़ता है तो किसी को नहीं छोड़ता। और ये सुनामी दो तरह से नुकसान पहुंचाएगी। एक सुनामी तो वो है जिससे जान माल और देश का नुकसान होगा, जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर। आप समझ लीजिए कि उनका इशारा जी इस तरफ था। जी जी और दूसरी सुनामी होगी इकोनॉमिक सुनामी, माशी तौर पर जो हमको मार पड़ने वाली है, उसके ऊपर जबरदस्त असर पड़ने वाला है। इसलिए इस पर सरकार को फौरन तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन 17 मार्च को जब ये राहुल गांधी जी कह रहे थे तो इस पर कोई गौर नहीं किया जा रहा था, इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया किसी ने। सरकार ने कोई इस सिलसिले में नहीं बताया कि उसकी क्या तैयारी है। हाँ, 23 तारीख तक ये इसलिए चलता रहा कि सरकार गिरानी थी मध्य प्रदेश में, और उसके 6 दिन बाद भी ये सब कुछ चलता रहा। और 24 तारीख को जाकर के प्रधानमंत्री साहब ने ऐलान किया लॉकडाउन का। अब आप देख लीजिए कि कल के एक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनसे सवाल पूछा गया, खास तौर पर इस मौजू को लेकर के। उन्होंने एक ही बात कही जो मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हमको इस देश में सब मिलकर के इसका मुकाबला करना है। ये वो मिलकर के लड़ा जा सकता है, इसको बांट करके अगर हम लड़ेंगे तो ये लड़ाई हमारी, हम इस लड़ाई जीतेंगे मिल करके लड़ेंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी ने इसके कोरोना के बाद में कुछ नए किस्म के हालात की तरफ, सियासी हालात की तरफ इशारा किया है। वो क्या कुछ क्या वो क्या इशारा है, क्या कहना चाहते हैं, कुछ थोड़ा सा अगर आप बता सकें। नहीं, मैं समझा नहीं, चूंकि बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आपने किस सवाल की तरफ उनकी इशारा किया, क्या किसकी अ, तरफ आप थे? वो नए किस्म का माहौल होगा, नए किस्म का सियासी माहौल होगा। सही है। उन्होंने उन्होंने कहा कि इस कोरोना वायरस के नतीजे में बहुत जबरदस्त तब्दीलियां आएंगी। जी जी जी, वही। और किसी ने कहा कि क्या सियासत भी तब्दील हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि जाहिर है इसका हर चीज पर असर पड़ेगा। और मेरा भी ये मानना है कि कोरोना के बारे में सारी दुनिया में जो चेंजेस आने वाली हैं, इस वक्त ये महामारी खत्म हो जाएगी और उस वक्त आप देखेंगे कि हालात बहुत कुछ बदल जाएंगे, दुनिया एकदम चेंज नजर आएगी आपको। मैं एक मिसाल के तौर पर कहता हूँ, देखिए सफाई का जो कॉन्सेप्ट है वो आज से पहले कभी ऐसा नहीं रहा। आज हर इंसान अपने घर से लेकर के, अपनी गाड़ी से लेकर के, अपने ऑफिस से लेकर के, अपने बाहर निकलने तक सफाई का जो एहतमाम और इंतजाम करके चल रहा है या कर रहा है। घरों के अंदर फैमिलीज जिस तरह एक दूसरे को कोरोना की वजह से एहतियात बरत रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद सोशल नेटवर्किंग जो है बहुत मजबूत हुई है। पहली बार देखा लोगों ने दोस्तों से बात करना शुरू किया, जो पहले बड़ा मुश्किल होता था। कई कई महीने आप कुछ दोस्तों से, जो करीब करीब दोस्तों से, उनसे बात नहीं कर पाते थे मसरूफियात की बिना पर। आज आपके राब्ते जो है उनसे बराबर हो रहा है। तो कोरोना के अंदर जहाँ एक नेगेटिविटी है, वहीं बहुत सारी चीजें पॉजिटिविटी भी है। तो राहुल गांधी जी का जब मतलब था कि इससे बदलेगा, हालात बदलेंगे, हर चीज बदलेगी। देखिए समाज और
सियासत या इकोनॉमी, सब चीज का ताल्लुक समाज के बदलते हुए रवैये से। जी। जो समाज बदलता है, उसी तरह उनमें भी तब्दीलियां पैदा होती है। एक सिस्टम पूरा जो होता है, वो चल रहा होता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो तब्दीलियां आती जाती हैं, उसके मुताबिक सिस्टम भी अपने आप को उसमें ढालने लगता है और उसी के मुताबिक काम करने लगता है। तो अच्छा, ये जी, अफजल साहब, एक बात, चूंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं हो सकती, मैं एक सवाल का जवाब आपसे चाहता हूँ कि नफरत से जो कुछ नुकसान हो रहा है वो अपनी जगह। अब मशवरे के तौर पर आप हुकूमत को क्या मशवरा देंगे, और जो ये नफरत समाज में है उसे कैसे कम किया जाए? सभी की क्या जिम्मेदारी है? आप एक मशवरे के तौर पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा मशवरा ये है कि एक जुमले में अगर कहा जाए तो ये है कि इस वक्त नफरत छोड़ के मिलकर के इस महामारी का, इस वबा का मुकाबला करें। और खास तौर पर वो मीडिया का हिस्सा जो इसको एक अलग शक्ल देने की कोशिश कर रहा है और बड़ी हद तक उसके अंदर उसको कामयाबी भी मिली है, नुकसान उसने समाज को पहुंचाया है, उस पर सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि इससे किसी एक तबके का नुकसान नहीं हो रहा, पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। और अगर पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है तो जो मौजूदा सरकार है उसका सबसे बड़ा नुकसान है। इसलिए सरकार को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं एक आदमी की इस सिलसिले में मिसाल देना चाहता हूँ, वो है भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा साहब, जो उसके सदर हैं। उन्होंने आज से 15 दिन पहले, तकरीबन 15 दिन ही हो गए, उस वक्त उनका एक बयान आया था या उनके बारे में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने लीडर्स हैं उनको कहा था कि हमारे लोगों को इसको पोलराइज नहीं करना चाहिए, इसको सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। जिस दिन उन्होंने ये बात कही थी तो मुझे ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के सदर ने ये बात कही है तो अब ये थमेगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने उनसे टेलीफोन पर बात भी की थी। उन्होंने इसको खबर को डिनाई नहीं किया और मैंने उनको ये तवज्जो दिलाई थी कि जो आपका आईटी सेल है वो खास तौर पर इस मामले में बहुत खराब रोल अदा कर रहा है, आपको उसे भी कंट्रोल करने की जरूरत है। उन्होंने मेरी बात को सुना और उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा कि मैं देखता हूँ। लेकिन मैंने देखा कि शाम को चैनल जो थे उसी तरह से बैठे हुए बहस कर रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका दोहरा रवैया जो है वो देखिए आप, मुंबई में भी कुछ मजदूर सड़कों पर निकल आए और सूरत में भी निकल आए, लेकिन सूरत के मामले में कोई बहस नहीं हुई, कोई डिबेट नहीं हुई। लेकिन मुंबई के मजदूर जो सड़कों पर निकल आए थे, उसके खास तौर पर जिस जगह वो खड़े हुए थे उसके पीछे एक मस्जिद है जो स्टेशन के करीब है, उसको एक खास रंग दे करके ये साबित करने की कोशिश की जाएगी इसमें से शायद एक ही तबके के लोग। सूरत में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया, ना ही उस पर कोई टीवी बहस हुई, ना ही उससे कोरोना के फैलने का कोई खतरा दिखाया गया। तो ये डबल स्टैंडर्ड इस तरह के एक मिसालें नहीं है, दसियों मिसाल किसी एक वाक़े को लेकर पूरे जी। पूरे 10-10 टीवी चैनल्स उसके ऊपर बहस कर, जी। लेकिन उस तरह का दूसरा वाक़या कहीं होता है, उस पर एक भी चैनल बहस नहीं करता। जी। तो जी। इश्यू बनता वो, खबर ज़रूर आ जाती है उसमें, हम्म, ज़ाहिर है हम्म, खबर ना आती तो मैं आपको क्यों बताता? जी। 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 खबर तो आई, हाँ। लेकिन उस पर जब आप बहस करते हैं, जब उसको मौज़ू बनाते हैं, जैसे आपने आज इसको मौज़ू जी। बनाया, जी। कोरोना पर बात कर रहे हैं, जी। तो ये बहस का हिस्सा बन रहा है ना। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अगर खबर चला दें, तो खबर की अहमियत अलग होती है और बहस की अहमियत अलग होती है। तो जी। समाज के अंदर बहस पैदा करके, कंट्रोवर्सी पैदा करके, नफ़रत का माहौल कायम करना और उसको रोकने की कोशिश सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार कर सकती है। मैं जी। आपको एक तरीका बता सकता हूँ। हाँ। देखिए, ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है, हम्म, लोग इतना नहीं समझ रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हिदायत की जा सकती है। जैसे जी। जमीयत उलमा ए हिंद सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम जी। कोर्ट ने कहा इसके अंदर आपको प्रेस काउंसिल को भी इसमें पार्टी बनाना चाहिए।
मैं समझता हूँ प्रेस काउंसिल के साथ साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर जो एसोसिएशन है जी उसमें जाकर शिकायत करना जरूरी है, क्योंकि वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है एक तरह से। डायरेक्ट जो प्रेस काउंसिल है मीडिया, प्रिंट मीडिया के लिए जी ज्यादा वैलिड होती है, लेकिन ये जो टेलीविजन चैनल्स हैं या न्यूज चैनल्स हैं, इनके ऊपर कोई कथन लगा सकता है कोई, तो ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन लगा सकती है। तो जी वहां जी जाकर को शिकायत करना चाहिए, वहां अपनी शिकायत दर्ज करें। और जब भी वो ऐसा कोई प्रोग्राम देखे जो नफरत फैलाता हो, इमीडिएटली के तरीकों से उसको उस चैनल के ऊपर जाकर के आप उसको उसकी वेबसाइट के ऊपर अपनी लाइक डिसलाइक को दे सकते हैं। तो जी आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोगों जी के अंदर चूंकि की कमी है और वो हम उस अंदाज से लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं, तो इसलिए जो पढ़ा लिखा तबका है उस पर ये ज्यादा जिम्मेदारी आती थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि इसमें शिकायतों में आपको मुस्लिम कम मिलेंगे, जी नॉन मुस्लिम ज्यादा इसकी शिकायतें कर रहे हैं, जी ज्यादा इस में एक्टिव होकर के सोशल मीडिया के ऊपर इसको कंडेम कर रहे हैं। कई वीडियोस ऐसी आई हैं जो देख रहे हैं आप। जी तो जी ऐसा है, नुकसान बहुत पहुंचाया है इन्होंने, जी लेकिन उम्मीद का दामन हमें नहीं करना चाहिए और इससे जी जी बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। जानता हूं कि ये लड़ाई सबकी है। दूसरे मैं ये कहूंगा कि एक वाकया जरूर ऐसा है जिसका कंडेमनेशन हमारे हर सेक्शन की तरफ से होना चाहिए, और वो जिस खौफ की बिना पर होगा बिल्कुल गलत है। जो जिस तरह डॉक्टरों के साथ किया, जिस तरह से डॉक्टरों के ऊपर हमला किया मुरादाबाद में, मुझे शर्म आ रही है कि मुरादाबाद में एक भी केस नहीं था कोरोना जी वायरस का, और निकला तो वहां लोग इतने बरहम हो गए कि अगर उसको ले जाकर के वो हॉस्पिटल के अंदर क्वारंटाइन करना चाहते हैं या उसको चेक करना चाहते हैं, तो आपने उनको पथराव कर दिया। इसको कैसे आप बर्दाश्त किया कर सकते हैं? जाहिर जी है कि इसका जो जीत नुकसान पूरी कम्युनिटी को उठाना पड़ा है, झेलना पड़ा है। जितनी पब्लिसिटी इसके खिलाफ हुई है और होनी भी चाहिए, अगर आप इस तरह का मौका देते हैं, मैंने पहले भी कहा तबलीगी जमात ने मौका दिया, आज पूरी कौम उसे भुगत रही है। मुरादाबाद ने मौका दिया, आज इसको पूरी कौम भुगत रही है। तो ये डॉक्टर जो है इस वक्त अल्लाह के बाद जमीन पर सबसे अहम रोल अदा कर रहे हैं। जी जी ये जी नुमाइंदे बनकर काम कर रहा है। आप इनको पर तराव करेंगे, आप जी इनको परेशान करेंगे, आप इनके ऊपर एतमाद नहीं करेंगे। कहीं शिकायतें हो सकती हैं अस्पतालों के अंदर, जी उन शिकायतों की शिकायत की जा सकती है, लेकिन आप डॉक्टरों के ऊपर पथराव करते हैं, लेडीज डॉक्टरों को दौड़ा दौड़ा करके मारे, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की अक्लमंदी है? जी ऐसे लोगों के खिलाफ हर हालत में कार्रवाई होनी चाहिए और इससे किसी को भी इनकार नहीं होना चाहिए। और इस जी तरह की चीजों को जो टीवी चैनल्स पर कुछ हमारे नुमाइंदे बनकर के आकर बैठ जाते हैं और वो डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, उससे ज्यादा नुकसान मेरा ख्याल है और कोई नहीं हो सके। आप गलत काम को दूसरे तरीके से डिफेंड करने की कोशिश करें। अरे भाई, आपसे गलती हुई, आप सीधी माफी मांगिए। जी रोज मैं देखता हूँ कि मौलाना साहब की और तबलीगी जमात की हिमायत के अंदर कुछ लोग दाढ़ी वाले आकर के अपने आप को बताते हैं कि वो कहाँ से नुमाइंदे हो गए। कल एक जी टीवी चैनल सवाल कर रहा था कि आपको किसने नुमाइंदगी का हक दिया, आप ऑफिशियली कैसे तबलीगी जमात के जो है प्रवक्ता बनकर के बैठे हुए हैं हमारे चैनल के ऊपर, आप बताइए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। जी एक साहब हैं तो रोजाना बैठते हैं, हर चैनल पर नजर आते हैं, इंतहाई शर्मनाक उनकी सूरत हाल होती है। सब उनको गिद्धों की तरह से नोचते हैं और वो नोचते रहते हैं अपने आप को, जी बड़े खुश होते हैं कि लोग उनको नोचते हुए देख रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट करना चाहिए हमारे लोगों को। इस तरह जी के लोग जो टेलीविजन चैनल्स पर जाते हैं, जो मुसलमानों की तरफ से कोई अगर गलती होती है या कौम के कुछ लोग अफराद की तरफ से गलती होती है, उनको उनको कंडेम करने की बजाय, उनके दूसरों के साथ अपनी आवाज मिलाने की बजाय उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, वो सबसे बड़ा नुकसान मिलत को। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मीर अफ़ज़ल साहब। सोशल मीडिया पे चूँकि कुछ लिमिट होती है, बहुत ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते। इसी के साथ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों को बताऊँ कि एक बाकायदा एक तबका है जो शायद जो टेलीविज़न चैनलों पर बाकायदा लाया जाता है और उसी किस्म की बहस
कराई जाती है और रोजाना वो एक तरह से जलील भी होते हैं और फिर आते हैं, ना मालूम उनका क्या अपने जाती मकासद हैं या काजमी साहब, तो इनको जो है जब तक कौम जलील नहीं करेगी ये लोग बाज नहीं आए। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो इनको बायकॉट करना चाहिए और आइडेंटिफ़ाई करके बाकायदा समाज में बताना चाहिए कि ये लोग शर्मिंदगी का पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बाइस बने हुए हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।